लोग वर्णिका बुक से चैप्टर संख्या 4 की कहानी पढ़ेंगे और उसे सुनेंगे। यह कहानी नगरीय व्यवस्थाओं पर लिखा गया है और इस कहानी का शीर्षक भी है नगर, जिसके राइटर कहानीकार हैं, लेखक हैं सुजाता। तो ये जो लेखक परिचय है इससे भी ऑब्जेक्टिव बनता है और कहानी के बीच के भागों से भी ऑब्जेक्टिव निकलता है। तो इसलिए देखेंगे सबसे पहले लेखक का परिचय। तो जानेंगे कि नगर एक कहानी है, नगर शीर्षक रखा गया है, जिसके लेखक सुजाता जी हैं और उनका वास्तविक नाम जो है एस रंगाराजन है, यानी एस रंगाराजन है। तो सुजाता जी का जन्म जो है वह 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई में तमिलनाडु में हुआ था, यानी तमिलनाडु के चेन्नई नामक एक शहर में हुआ था। और यहीं से ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा को क्या करते हैं, क्रमानुसार आगे बढ़ाने का काम करते हैं और फिर उच्च शिक्षा के लिए ये बाहर भी जाते हैं तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही यह लेखन शैली में आ जाते हैं। फिर इनके कलम से कई प्रकार की रचनाएं निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे इसी में से लगभग कह सकते हैं कि सुजाता जी जो हैं वह लगभग 25 से अधिक कृतियां उनकी प्रकाशित हो चुकी है और उनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जिनमें पहला है कि करे ये लान सेन बकप्पो और दूसरा है कनवुत तोलीर साले। ये तमिली भाषा में लिखा गया है, इसलिए तमिली नाम है और तमिली नाम थोड़ा सा अटपटा होता है। तो ये हम समझ गए कि उनका उपन्यास क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में चुनने के लिए देगा। और फिर देखिए क्या कहता है कि यह कहानी आधुनिक तमिल कहानियों से संकलित है। पूछेगा कि नगर शीर्षक कहानी कहाँ से ली गई है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा आधुनिक तमिल कहानियों से ली गई है। फिर देखिए इस कहानी के अनुवादक, यानी नगर शीर्षक कहानी का अनुवादक कौन थे, अर्थात नगर किस भाषा में लिखा गया, तमिल भाषा में लिखा गया, लेकिन इसका अनुवाद करने का काम, हिंदी में रूपांतरित करने का काम कौन किए थे, के जमुना। तो ये भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद इसमें एक चीज़ और होता है कि कहानी का जो आरंभ होता है उसमें बोला जाता है कि कांडेल वेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है या लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बनाता है और पूछता है। यहाँ से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि किस में क्या कहा जाता है मदुरै को। अब देखिए कि प्राचीन मानचित्रों में मदुरै को क्या कहा जाता है, मथुरा कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा क्या कहा गया, मथुरा कहा गया। फिर देखिए यूनानी लोगों के द्वारा क्या कहा गया, मेदोरा कहा गया। और तमिल लोगों के द्वारा क्या कहा गया, मदुरै कहा गया। अर्थात ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से जो है यह प्रक्रियाएं चलती रहती है। अब देखिए क्या है कि इस नगर में जो कहानी चलती है एक नगर के सीमाओं से बंधा हुआ है। नगर का अर्थ ही होता है शहर, अर्थात शहर की जो विधि व्यवस्थाएं हैं वह काफ़ी भ्रष्ट हो चुकी है। यानी कहानी आरंभ होता है कि जो नगरों के आसपास जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ बच्चे क्या करते हैं कि मिट्टियों में उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, गिरते हैं, यानी एक तरह से उनका संबंध मिट्टियों से हो जाता है। और कहा गया है कि मिट्टी में अधिक रहने के कारण उसे जो है कई प्रकार के रोग होते हैं और उन रोगों में टिटनेस नामक एक रोग भी होता है। जो बच्चे मिट्टियों में ज़्यादा खेलते हैं, मिट्टियों पर गिरते उड़ते हैं, तो उनको टिटनेस नामक रोग होता है। तो इस तरह से यह बताया गया है। और फिर यह भी प्रतिपादित किया गया है कि नगर एक व्यापक शहर है, एक विस्तार शहर है और इसीलिए इस नगर से, यानी कह सकते हैं कि गांव घर से, छोटे छोटे देहातों से जब किसी व्यक्ति को रोग होता है, रोग ग्रसित हो जाते हैं, तो वह इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं, नगर की तरफ जाते हैं। तो कहानी यहीं से जन्म लेता है कि वलील अम्माल
एक विधवा स्त्री है, एक विधवा नारी है, जिसको एक पुत्री है और उस पुत्री का नाम क्या है? पपाती है। पपाती की उम्र जो है वह 12 वर्ष है और पपाती गांव में ही रहती है, लेकिन वह अस्वस्थ हो जाती है। अचानक उसको बुखार आने लगता है, फीवर आ जाती है और वह यानी वलील अम्माल जो है, एक माँ अपनी पुत्री को लेकर गांव के ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पास जाती है लेकर, यानी कह सकते हैं छोटे अस्पताल के पास लेकर जाती है। वहाँ डॉक्टर जो है जवाब देता है और कहता है कि इसे बड़े अस्पताल की ओर ले जाइए, बड़े नगर में ले जाइए और वहाँ जाकर बड़े अस्पतालों में ही इसका उपचार कराने का काम कीजिए। और यह भी हिदायत दे दिया गया है कि आप इसमें विलम्ब ना करें, देर ना करें, तत्कालिक आप कम समय में ही अधिक से अधिक इन्हें सुविधाओं देने का कार्य करें। तो इसीलिए जो है यानी वलील अम्माल अपनी पुत्री को लेकर कहाँ चल जाते हैं? नगर की ओर चल जाते हैं, नगर की तरफ बढ़ जाते हैं और उस नगर में वह बड़े अस्पताल में दाखिला करने के लिए चक्कर पर चक्कर वलील अम्माल काटनी शुरू कर देती है। देखिए, पहले हम आपको बताए थे कि वलील अम्माल एक अशिक्षित महिला है। वलील अम्माल अशिक्षित होने के कारण उसमें एक संकोच की भावना है, कम पढ़े लिखे तो है नहीं, इसलिए जब भी वलील अम्माल नगर की ओर जाती है तो उस नगर में उसे अशिक्षा के कारण कई समस्याओं, कई बाधाओं से उसे लड़ना पड़ता है, सामना करना पड़ता है और संकुचित स्वभाव होने के कारण ये अपरिचित हो जाते हैं। अतः यह अस्पताल तो जाती है और अस्पताल के चक्कर लगाना शुरू कर देती है। ये सबसे पूछती है कि मरीज को जो है यानी कह सकते हैं कि रोगी को कहाँ दिखाया जाता है, आप अपनी पुत्री का इलाज कहाँ कराएंगे। इसलिए लोग उसे बताते हैं कि जाओ, सबसे पहले पुर्जा कटाओ, चीट कटाओ, तब जाकर लाइन लगेगा, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा और फिर जाकर तुम्हारा इलाज तुम्हारी पुत्री का संभव हो सकता है। तो ये सारी बातें बताई जाती है। अब वलील अम्माल को ये पता नहीं चलता है कि कहाँ जो है चीट कटते हैं, कहाँ पुर्जे लिखे जाते हैं, कहाँ दाखिला होता है। ये सारी परेशानियों का सामना उसे उठाना पड़ता है। खैर, जैसे तैसे चीट पुर्ज कटाने की जगह पर वलील अम्माल पहुंचती है तो उससे पूछा जाता है, यानी श्रीनिवासन जी हैं जो चीट पुर्जा काटने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, और वो पूछते हैं बताओ नाम क्या है। तो बताती है वलील अम्माल। वो पूछते हैं कि पेशेंट का नाम क्या है। इस पर वह क्रोधित हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह हिंदी शब्द को अच्छे से नहीं समझ रही है, तो फिर इंग्लिश वर्ड्स वो कैसे समझ पाएगी, क्योंकि वह शिक्षित महिला है। तो इसलिए पेशेंट के नाम सुनकर ही हड़बड़ा जाती है, डर जाती है कि हमसे ये क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न कुछ पूछा जा रहा है और वलील अम्माल उसका जवाब कुछ दे रही है। तो यहाँ यह देखने को मिल रहा है कि जो अशिक्षित होते हैं वह अशिक्षा के कारण उनके सामने कितनी कठिनाइयाँ, कितनी बाधाएं आती है और उन बाधाओं से वह लड़ पाने में असमर्थ हो जाती है। खैर, कोई बात नहीं, वलील अम्माल आगे बढ़ती है। जैसे तैसे उसका जवाब मिलता है। वो पूछता है, यानी श्रीनिवासन जी पूछते हैं कि रे, हम तुम्हारे यानी पुत्री का नाम पूछ रहे हैं, जिसको तुम इलाज कराने के लिए लाई है, उसका नाम क्या है। तब वो बताती है पपाती। वेतन पूछते हैं श्रीनिवासन जी, तो वेतन के नाम पर वो क्या बताती है? रागी फसल, कि हमारे खेतों में रागी फसल होता है, वही हमारे लिए वेतन का मूल साधन होता है। तो एन केन जैसे तैसे सवालों का जवाब वो दे रही थी, जिसके कारण वो लोग समझ गए कि यह महिला जो है अशिक्षित है। इस तरह से वलील अम्माल और आगे बढ़ती है और अपनी पुत्री को दाखिला कराने के लिए फिर अगले कमरे में वो जाती है, जहाँ सीनियर डॉक्टर आते हैं। वह डॉक्टर जो स्नातकोत्तर का क्लास लेते हैं, अर्थात जूनियर डॉक्टरों को पढ़ाने का वह काम भी करते हैं, और उनके प्रशिक्षण को पाकर ही लोग जूनियर डॉक्टर ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं तथा रोगियों का इलाज करने का काम करते हैं। तो ये स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करते थे, मेडिकल के विद्यार्थियों को। उन्होंने फ़ौरन कहा कि इस बच्ची को तत्कालिक जो है जल्द से जल्द एडमिट कर लिया जाए, इसमें देरी नहीं होना चाहिए, विलम्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह बच्ची जो है एक भयंकर रोग से ग्रसित है, जिसका नाम है मेनिनजाइटिस। ये मेनिनजाइटिस रोग पहली बार उस अस्पताल में यह केस आया था, और इस केस पर रिसर्च करने के लिए ही, अच्छे अध्ययन करने के लिए ही डॉक्टर जो सीनियर थे वह बाहर गए थे पढ़ने के लिए। तो वो चाहते थे कि आज हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे
और इसे हम ट्रीटमेंट अपने हाथों से करेंगे, खुद करेंगे। इसलिए उन्होंने धनशेखरन को आदेश दिया कि इसे तत्कालिक जो है एडमिट कर लिया जाए। इतना कहकर सीनियर डॉक्टर जो हैं वह क्लास लेने के लिए चले जाते हैं और इस क्रम में पपाती और बलील अम्माल जो है इधर से उधर धक्के खाने शुरू कर देती है। पूरे अस्पताल का चक्कर ये काटते रह जाती है, लेकिन इसका अस्पताल में एडमिट नहीं हो पाता है, एडमिशन नहीं हो पाता है, दाखिला नहीं मिल पाती है और अंततः बलील अम्माल जो है निराश हो जाती है, हताश हो जाती है। एक माँ अपनी पुत्री के इलाज कराने के लिए जी जान लगा देती है, काफ़ी कह सकते हैं चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन अशिक्षा के कारण वो निराश हो जाती है, हार जाती है। अंततः उसे अपने गांव के फिर ओझा गुनी याद आने लगते हैं कि क्यों ना हम गांव लेकर पपाती को जाएंगे, वहीं ओझा से हम इसका उपचार कराएंगे, हमारी बेटी जो है वह ठीक हो जाएगी। आप यहाँ देखिए कि कहानीकार ने क्या बतलाने का प्रयास किया है। अशिक्षा जो है वह अंधविश्वास को जन्म देता है। एक अशिक्षित व्यक्ति जो है अंधविश्वास की तरफ खींचा चला जाता है और वह अंधविश्वास के कारण ही कई भयंकर रोगों की चपेट में आ जाता है, क्योंकि आज भी पढ़े लिखे सभ्य समाज में आज भी लोग अंधविश्वासी ज़्यादा हैं। वो डॉक्टरों की अपेक्षा जो है वह किस पर विश्वास करते हैं, तो ओझा पर विश्वास करते हैं कि नहीं उनके द्वारा ही उपचार किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है। और यहीं जो है बलील अम्माल जो है अंधविश्वास का शिकार हो जाती है और अंततः अस्पताल के नियमों के द्वारा वो परेशान हो जाती है। आप यहाँ यह भी देखिए कि एक अशिक्षित महिला जिसे कुछ भी पता नहीं है उस अस्पताल की विधि व्यवस्था, क्यों? क्योंकि अस्पताल में सभी को एडमिट नहीं किया जा रहा था, दाखिला नहीं लिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है ना तो पैरवी है ना ही अधिक पैसे हैं। अस्पताल आज बड़े बड़े अस्पतालों में, नगरों में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है, रिश्वतखोरी बढ़ गई है, पैरवी बढ़ गई है। जिसके पास ये तीनों हैं उसी को बड़े अस्पताल में दाखिला मिलता है, एडमिट हो पाते हैं, अन्यथा वो चक्कर लगाते हुए अपने घर की ओर, अपने गांव की ओर पलायन हो जाते हैं। और यही बलील अम्माल के साथ भी हुआ, क्योंकि बलील अम्माल एक अशिक्षित महिला है, बलील अम्माल के पास पैसे नहीं हैं, बलील अम्माल के पास किसी बड़े आदमी का जो कह सकते हैं पैरवी नहीं है और इसी कारण से बलील अम्माल अपनी पुत्री को जो है अस्पताल में दाखिला करा पाने में असमर्थ हो जाती है। अंततः बलील अम्माल अपनी पुत्री पपाती को लेकर गांव की ओर रवाना हो जाती है, अर्थात गांव चली आ जाती है और गांव आने के बाद फिर अपनी पुत्री को ओझा के पास लेकर जाती है, जहां झाड़ और फूंक में वह विश्वास करती है तथा झाड़ फूंक के द्वारा ही पपाती का इलाज कराने के लिए जो है वह क्रमबद्ध तरीके से उपचार कराना शुरू कर देती है। अतः यही कहानी जो है यहाँ समाप्त होता है, जहाँ कहानीकार ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े अस्पतालों में पैरवी, रिश्वतखोरी तथा अन्य प्रकार के साधनों का जाल जंजाल बना हुआ रहेगा, बलील अम्माल जैसी नारियां जो हैं अपनी पुत्री के इलाज के लिए चक्कर दर चक्कर काटते रह जाएगी, लेकिन उसकी पुत्री का इलाज संभव नहीं होगा। आज बड़े बड़े जो शहर हैं, बड़े बड़े जो नगर हैं, वो सिर्फ दिखावापन का एक प्रकार का कह सकते हैं प्रतिमूर्ति बन गया है। यानी देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टरनी हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, परिचारिकाएँ हैं, कर्मचारी हैं, ढेरों की संख्या में है, अधिक संख्या में है, यहाँ इलाज अच्छी पूर्वक हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो हैं यह कर्तव्य विमुख हो जाते हैं, संवेदन विहीन हो जाते हैं, अर्थात व्यवहार कुशल नहीं होते हैं, रोगियों को अच्छे से इलाज नहीं कर पाते हैं, रोगियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और अंततः रोगी जो है हताश होकर, निराश होकर वापस घर की ओर चले आते हैं और अंततः वह रोगों की चपेट में आकर इलाज के अभाव में वह मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। अतः सरकार चाहे जितनी भी विधि व्यवस्था ले आए, लेकिन व्यवहारिकता के रूप में जब तक धरातल पर यह व्यवस्थाएं नहीं उतरेगी, तब तक अस्पताल में एक साधारण गरीब लोगों का उपचार ईमानदारी पूर्वक संभव नहीं हो सकता है। धन्यवाद।